हाँ तो दोस्तों, सभी छात्र छात्राओं, हम सामाजिक विज्ञान को पूरा कर रहे थे कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक को। उसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हुए हम पढ़ते हैं गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां। इससे पहले हमने जो पढ़ा उसके बारे में एक क्विक रिवीजन आपके कर देता हूं मैं। 2 मिनट लगेंगे जिसमें आपको वापिस रिपीट हो जाएगा। जैसे मौर्य वंश के बाद में हमने पढ़ा शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना कैसे हुई, मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई। जिस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के राजा गणनंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। उसके बाद में मौर्य वंश के अंतिम शासक था वरदरथ। वरदरथ के सेनापति था पुष्यमित्र। पुष्यमित्र ने वरदरथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, तो शुंग वंश की स्थापना उसने की। उसके बाद में हमने पढ़ा था सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की, आपको पता होगा, सुमिक ने की थी। और मैंने आपको अभी बताया था कि सातवाहन वंश के शासक एकमात्र ऐसे शासक थे जो अपने नाम के पीछे अपनी माता का नाम लिखते थे। साथ में ही आपको बताया था कि सातवाहन वंश के शासकों ने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरू की। और सातवाहन वंश मुख्यतः मूल रूप से हिंदू थे। ये आपको मैंने मुख्य रूप से बता दिया था। उसके बाद में गुप्त वंश के शासकों में पढ़ा। तो गुप्त वंश के शासकों में हमने देखा था कि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। और श्रीगुप्त के बाद में उसका पुत्र हुआ घटोत्कच। और घटोत्कच के बाद में उसका पुत्र हुआ चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में हुआ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद में हुआ चंद्रगुप्त तृतीय। चंद्रगुप्त तृतीय के बाद में हुआ कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त के बाद में हुआ स्कंदगुप्त। इस तरह से इसके शासक हुए। तो आपको मुख्य रूप से क्या ध्यान रखना है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की, श्रीगुप्त ने। भारत का नेपोलियन कौन कहलाता है, समुद्रगुप्त। इसी तरह गुप्त आपको ध्यान रखना है कि गुप्त संवत किसने चलाया, चंद्रगुप्त प्रथम ने। देवगुप्त या देवराज किसको कहा जाता है, चंद्रगुप्त तृतीय को। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का संबंध किससे है, गुप्त वंश है। इसी तरह नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, कुमारगुप्त ने। सुदर्शन जेल का पुनरुद्धार किसने करवाया, स्कंदगुप्त ने। एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ते हैं गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां। देखो, आज पढ़ने से पहले हमें एक चीज ध्यान रखना है कि गुप्त वंश भारत का स्वर्ण काल भी कहलाता है। यानी कि स्वर्ण काल कौन सा कहलाता है, गुप्त वंश, यानी कि प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहलाता है। ये रिट 2016 में पूछा गया एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी था, और जो आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर में पूछा जाएगा। गुप्त वंश किस धर्म को मानते थे, तो वैदिक धर्म को मानने वाले थे। इस वंश के शासकों में 2 शासक हुए, एक तो हुआ समुद्रगुप्त और एक हुआ कुमारगुप्त। कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य भी बोलते हैं। इन दोनों ने अश्वमेध यज्ञ किए। यानी कि समुद्रगुप्त में कौन कौन से शासक हुए, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए। इसी तरह गुप्त वंश के शासकों के क्रम में एक विदेशी यात्री भी आया। बहुत से विदेशी यात्री आए हैं, लेकिन उनमें से एक महत्वपूर्ण विदेशी यात्री था चीनी यात्री, जो चंद्रगुप्त तृतीय के शासन काल में आया, जिसका नाम था फाहियान। कौन था, फाहियान। आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि मौर्य वंश का शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। उसके शासन काल में कौन सा किसने लिखी थी, मेगस्थनीज ने किताब लिखी थी, इंडिका। उसी तरह चंद्रगुप्त तृतीय का ध्यान रखना, इसमें फाहियान आया था, जो चीनी यात्री था। इसने भी एक किताब लिखी। उस किताब में गुप्त वंश के बारे में बहुत सा विवरण हमको मालूम चलता है। जैसे उस किताब से पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य बहुत अच्छा था, अपराध बहुत कम थे और कर भी बहुत कम था, और राजकाज की जो भाषा थी क्या थी, संस्कृत थी। अब गुप्त वंश में कौन कौन से व्यक्ति थे, यानी कि गुप्त साम्राज्य में जो दरबार में थे तो बहुत ही नामी व्यक्ति थे। जैसे आपको पता होगा कालिदास थे। साहित्यकार कौन कौन से थे, कालिदास थे, शूद्रक थे, विशाखा दत्ते, अमर सिंह थे। अगर आपसे पूछे कि कालिदास ने कौन सी किताब लिखी, तो ध्यान रखना अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम किसकी किताबें हैं, कालिदास की। मर्चकटिंकम किसने लिखा, शूद्रक ने लिखा। मुद्रा राक्षस किसने लिखा, विशाखा दत्त ने लिखा।
ठीक है। इसी तरह आपको ये यानी कि ये साहित्यकार थे। इसी तरह गुप्त वंश में गणितज्ञ भी थे, यानी कि कौन कौन से महान गणितज्ञ थे, जैसे आर्यभट्ट भी गुप्त वंश में थे, वरामिरी भी कौन इसमें गुप्त वंश में थे, ब्रह्मगुप्त भी इसमें थे। यानी कि आपसे नहीं पूछे कि गुप्त वंश में कौन कौन से शासक प्रमुख व्यक्ति थे। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, तो हरिसेन था। इसी तरह आपसे पूछा जाएगा पतंजलि किसका दरबारी कवि था, तो आपको मतलब दरबारी था, तो आपको ध्यान रखना है पुष्यमित्र शुंगा। इसी तरह आपको गुप्त वंश में ध्यान रखना है कौन कौन से व्यक्ति थे जो मुख्य रूप से कालिदास हो गया, विशाखादत्त हो गया, शूद्रक हो गया, आर्यभट्ट हो गया, ओरामिरा हो गया, ब्रह्मगुप्त हो गए, ये सब व्यक्ति इसमें हुए। और दशमलव प्रणाली का विकास भी कहाँ से हुआ, गुप्त वंश के शासनकाल से हुआ। बाद में ये अरबों के माध्यम से यूरोप में पहुंची। अब कौन कौन सी जो रचनाएं गुप्त वंश में मिलती है, जैसे कौन कौन से निर्माण हुए, यानी कि सर्वप्रथम ईंटों के मंदिरों का निर्माण भी गुप्त वंश में ही शुरू हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। और गुप्त वंश में ही अपन समझ सकते हैं कि व्यापक रूप से स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन हुआ। उसमें से मैं आपको चंद्रगुप्त तृतीय की एक स्वर्ण मुद्रा बताऊंगा कि किस तरह से मुद्रा होती थी उस काल की। जैसे उस समय झांसी के और कानपुर के अवशेष मिलते हैं, ऐसे ही अजंता की कुछ गुफाएं भी मिलती है। इसी तरह दिल्ली में लौह स्तंभ भी वहाँ है। लौह स्तंभ आपने देखा होगा चंद्रगुप्त तृतीय ने बनाया था, दिल्ली में लौह स्तंभ है। पिछले 15 साल से वो लौह स्तंभ खड़ा हुआ है दिल्ली में, फिर भी उस पर जंग नहीं लग रहा। यानी कि कितनी तरह की कारीगरी थी। यानी कि अभी अपन कोई दरवाजा लाते हैं, क्या कोई जंगला लाते हैं, तब भी उसमें 2-5 साल में जंग लग जाता है। लेकिन आप देखिए वह खुले में खड़ा हुआ एक स्तंभ है जो 15 साल से धूप, पानी, वर्षा, आंधी, तूफान सब झेल रहा है, फिर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा, न तो उसमें जंग लगा, कुछ भी नहीं हुआ। तो देखिए उस 1500 साल पहले भी कितनी अच्छी टेक्निक थी। इसी तरह नालंदा में 80 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति लगाई थी उन्होंने। यानी कि 80 फुट का निर्माण करना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी। टेक्नोलॉजी ना होते समय भी इतनी अच्छी कारीगरी का नमूना। इसी तरह सुल्तानगंज का स्थित 7.5 फुट की ऊंची तांबे की मूर्ति भी एक प्रसिद्ध है। तो इस सांस्कृतिक उपलब्धि। समाज कैसा था, गुप्तकालीन जो समाज था उस समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। कितने वर्णों में, 4 वर्णों में। 4 वर्ण कौन कौन से थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐसा माना जाता है कि इन 4 वर्णों की उत्पत्ति एक ब्रह्मा जी से हुई। ब्रह्मा जी के मुख से तो ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, भुजाओं से यानी कि हाथों से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, और जांघों से, पैरों की जांघों से वैश्य की उत्पत्ति हुई, और नीचे यानी कि पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई, ऐसा माना जाता है। इसी तरह इस समाज में स्त्रियों का स्थान भी अच्छा था। स्त्रियों को पुरुषों के साथ यज्ञ में महत्वपूर्ण स्थान था। यानी कि यज्ञ जब भी पूर्ण समझा जाता था जब स्त्रियां यज्ञ में बैठती थी। उसमें पर्दा प्रथा नहीं थी, यानी कि जो वर्तमान समय में पर्दा प्रथा चल रही है उस समय नहीं थी। अभी भी इतना अपना आधुनिक समाज हो गया, फिर भी पर्दा प्रथा है। यानी कि अभी भी गाँवों में देखोगे, ग्रामीण समाज में देखोगे तो पर्दा प्रथा एक बहुत बड़ी समस्या है जो अभी भी चल रही है, जो होना नहीं चाहिए था। और गुप्तकालीन समाज में 8 प्रकार के विवाह थे। अगर आपसे पूछे कि भारतीय समाज में कितने प्रकार के विवाहों का प्रचलन था, तो 8 विवाह। जैसे देव विवाह, ब्रह्म विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, भूत विवाह, इस तरह के 8 प्रकार के विवाह थे। और 16 संस्कार थे। अभी भी 16 संस्कार होते हैं, बहुत से व्यक्ति कराते हैं। जैसे आप गर्भाधान संस्कार होता है, जात कर्म होता है, केसा कर्म होता है, उपनयन होता है, या फिर अंतिम संस्कार होता है। बहुत से 16 संस्कार होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि वर्ण कितने हैं, 4, विवाह कितने हैं, 8, संस्कार कितने हैं, 16। ये गुप्त काल में था, उस समय अच्छी स्थिति थी समाज की, जो आपको ध्यान रखना है। मैं कह रहा था आपसे कि समुद्रगुप्त ने कौन सी स्वर्ण मुद्रा चलाई, देखिए इसमें देखिए, ये समुद्रगुप्त की मुद्रा देखिए उस समय किस तरह से चित्रकारी थी। यानी कि इस मुद्राओं में जो चित्रकारी देखकर हम पता लगा सकते हैं कि उस समय के शासकों की सोच क्या थी, उनकी कल्पना क्या थी, उनकी वेशभूषा क्या थी, उनका पहनावा क्या था, उस समय क्या था, कि आज से 1500 साल पहले क्या था। जैसे हम देख सकते हैं कानों में बड़े बड़े कुंडल,
सिर पर एक टोपी लगी हुई, यानी कि एक तरह से इस तरह से तलवारें जो था ये भाला था उस समय हमको ज्ञात होता है कि उस समय भी बहुत से हैवी यानी कि भारी कपड़े पहनते थे, ये हमको ध्यान रखना है। इसी तरह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि समुद्रगुप्त के पुत्र की द्वारा इसके चलाए गए सोन, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह गुप्त वंश में कुछ मिश्रित जातियां मिलती है, जैसे मुर्दवा शक्ति थी, करंती, अम्बष्ट थी, प्रासव आदि उग्र सातियां थी। नारी का एक आदर्श चित्रण किया गया है गुप्त काल में, लेकिन गुप्त काल के बाद में धीरे धीरे नारी एक बहुत ही पराई, एक बहुत ही बंधनशील में बनती गई। यानी कि उस समय पुरुष के संतान नहीं होती थी तो स्त्री को ही प्रथम अधिकार उसकी संपत्ति पर होता था, लेकिन बाद में मुस्लिम आक्रमणकारी के कारण, अरब आक्रमण के कारण स्त्री की स्थिति दयनीय होती गई, जो अभी भी दयनीय है। यानी कि वर्तमान में भी इतनी दयनीय अवस्था में रहती है। अभी भी बाल विवाह देखी जाए या घरेलू हिंसा देखी जाए या फिर दहेज उत्पीड़न देखा जाए या फिर उनको एसिड अटैक देखा जाए, घर पर जलाकर मारा जाए या पर्दा प्रथा हो या किसी भी तरह की बहुत सी विधवा हो, मतलब बहुत सी अभी भी सामना कर रही है। ये चेंज धीरे धीरे हमारे द्वारा ही आरंभ किया जाएगा, यानी कि हम सोचें कि सरकार करे तो अपने स्तर से ही चेंज प्रारंभ किया जाएगा। तो आप शपथ लीजिए, आप एक शपथ लीजिए कि आप अपने आसपास किसी भी तरह से महिलाओं के प्रति अन्याय न होने देंगे, न तो अपने घर में न आसपास पड़ोस के प्रति, जिसमें ही चेंज आना लग जाएगा। तो आज इस पाठ के से यही उद्देश्य लेंगे कि हम महिलाओं और बालिकाओं के लिए एक अच्छा वातावरण तैयार करेंगे और देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो ये अध्याय तो जरूर लाइक कीजिए। इसके बाद में हम इस अध्याय को आगे बढ़ाते रहेंगे, यानी कि पूरी सामाजिक विज्ञान को कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। और दूसरे छात्रों को भी बताइए, दूसरों को भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। नमस्कार।